बच्चों, मेरा नाम अकरम ख़ान है। मैं अनीस हुसैन में एम कैड ई कैड प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। बेटा, आज की इस वीडियो का मकसद एनएडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो ऑनलाइन फॉर्म है उस हवाले से आपको गाइडेंस देना है, आपको समझाना है कि किस तरह से ये फॉर्म फिल करना है। बेटा, सबसे पहले एक बात जहन में रखनी है, वो ये कि एनएडी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप पीसी या लैपटॉप यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप से भरेंगे, मोबाइल के थ्रू नहीं भरेंगे। मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं और ये जो ऑनलाइन फॉर्म के सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपस में मैच नहीं करते, इसी वजह से इश्यूज आते हैं। बाद में बच्चे परेशान होते हैं, उनकी तस्वीर अपलोड नहीं हो रही होती, उनकी मार्कशीट का इशू आ जाता है, कोई भी चीज़ का इशू आ सकता है मोबाइल के थ्रू। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म जो है वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरें। ये फॉर्म किसी भी सूरत में मोबाइल से ना भरें। बहरहाल, सबसे पहले बेटा हम गूगल कर लेंगे एनएडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को गूगल कर लेंगे। जैसी एनएडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का ऑप्शन आपको दिखे, आप इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में आप ज़रा बिल्कुल ऊपर देखेंगे ना, तो एक ऑप्शन दिख रहा है एडमिशन का। आप इस एडमिशन ऑप्शन को जैसे ही ऊपर कर्सर लेके आएंगे ना, तो आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन दिखेगा। आप इस को जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। आप यहाँ पर बिल्कुल ऊपर अप्लाई ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, आपका ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं अभी उसको ओपन करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एक नज़र देख लें। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये पेज खुलेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स का पेज जो खुलेगा ना बेटा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि आपके बोर्ड की कितनी सीट्स हैं एनएडी यूनिवर्सिटी में। बाय द वे, एनएडी यूनिवर्सिटी में दो तरह की सीट्स होती है, एक को हम ओपन मेरिट कहते हैं, एक को हम सेल्फ फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। तीसरी भी एक और सीट है, उसको स्पॉन्सर कहते हैं, लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में ही आती है, ठीक है। तो अभी हम दो को लेके चल रहे हैं, एक ओपन मेरिट, एक सेल्फ फाइनेंस। ओपन मेरिट में जो रेगुलर फीस है वो देनी होगी, लेकिन सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर जो है उसमें कुछ एडिशनल पैसे आपको फॉर्म के साथ देने होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कितने देने होंगे। तो ये देखिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज हुए ना, सीई का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, सीईयूई का मतलब है अर्बन इंजीनियरिंग, पीई का मतलब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, एंड सो ऑन। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना सीई, तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। सीईयूई का मतलब है सिविल के थ्रू जो अर्बन इंजीनियरिंग हो रही है वो, ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो अब ये सीट्स हैं, ठीक है। अब आप अपने बोर्ड के हिसाब से सीट देखने के लिए यहाँ पर पढ़ेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, एचएससी प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स मैथ्स। ये जो आर्ट्स मैथ्स है ना, ये कौन है, ये वो हैं जो जिनके पास मैथ्स है और उनके पास फिजिक्स नहीं है, बल्कि उसकी जगह उनके पास स्टैट्स है और कंप्यूटर है। ये तीन सब्जेक्ट्स जिनके पास हैं उनको आर्ट्स मैथ्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। अच्छा, इसको आर्ट्स मैथ्स को ह्यूमैनिटीज कहते हैं हम अपने पास, लेकिन ह्यूमैनिटीज दो तरह की होती है, एक वो जिसमें मैथ्स है और एक वो जिसमें मैथ्स नहीं है। जिसमें मैथ्स है, स्टैट्स है और कंप्यूटर है, उन बच्चों के हवाले से ये जो है ना भाई बात हो रही है। तो इन्होंने यहाँ पर स्टैरिक डाला है और स्टैरिक को नीचे डिफाइन किया हुआ है। ज़रा आप इसको जाके हम पढ़ लेते हैं, स्टैरिक का मतलब क्या है जी। तो ये देखिए, ये इन्होंने क्या बताया है
कि मैथमेटिक्स मस्ट बी इक्वल टू HSC GC लेवल प्री इंजीनियरिंग ग्रुप मैथमेटिक्स कोर्स। मतलब क्या है कि आर्ट्स का मतलब ये आर्ट्स है लेकिन उसमें मैथ्स हो लाजमी, ठीक हो गई बात। तो वो बच्चे जो है ना भाई इन डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपके सामने हैं और उसमें सीट्स ये रही। तो कराची बोर्ड का जो बच्चा है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो लेकिन मैथ्स पढ़ी हुई है, उसकी टोटल सीट्स इतनी है 1480। अब उसके बाद भाई प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो ये हैं। अब अगर आप गौर करें तो प्री मेडिकल वाले बच्चों की सीट्स किसी भी फील्ड में नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है, अर्बन में नहीं है, एंड सो ऑन, कहीं पर भी नहीं है। उनकी जाके आती है सीट्स सिर्फ और सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। ये BM का मतलब है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, 15 सीट्स हैं। और साथ साथ उनकी सीट्स जो CS प्रोग्राम्स हैं और जो ये CT जो है ना, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और इसमें BSCS होता है और उसके बाकी मुल्का प्रोग्राम्स हैं। और बाकी जो BS जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें सीट्स हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स में। इंजीनियरिंग में सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में सीट्स हैं। बहरहाल कराची बोर्ड के प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट्स हो गई, फिर कॉमर्स वालों की सीट्स आ गई, आर्ट्स वालों की सीट्स आ गई। आर्ट्स का मतलब है अदर देन मैथ्स, जिनके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना। फिर DAE जिन्होंने किया डिप्लोमा, उनकी सीट्स आ गई। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या रिलीजियस माइनॉरिटीज़, दूसरे मज़ाहब यानी इस्लाम से हटकर दूसरे मज़ाहब हैं, वो उनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, उनके लिए कुछ मखसूस नशिस्तें आ गई यहाँ पर। तो आप ज़रा सा इसको पहले देख लें कि आप इसमें से किस में लाई कर रहे हैं। जिस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं ना, उसको आप यहाँ पहले तो आपने ये चेक किया कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। तो जिस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं ना, वो यहाँ लिखी हुई है। यानी कराची बोर्ड का स्टूडेंट प्री इंजीनियरिंग का हो, कंप्यूटर साइंस का हो या ह्यूमैनिटीज़ का हो और उसके बाद मैथ्स हो, वो R1A कैटेगरी में है। प्री मेडिकल का स्टूडेंट कराची बोर्ड का R1B कैटेगरी में, एंड सो ऑन। तो आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी चेक करो बेटा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। अब कोई बच्चा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आगा खान बोर्ड से उसका ताल्लुक़ है, ठीक है, तो आगा खान बोर्ड प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स के सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स मौजूद हो का है, तो उसकी कैटेगरी भाई क्या है, R3। ये देखिए यहाँ से ये रहा ना, प्री इंजीनियरिंग ये एंड सो ऑन, और इसकी कैटेगरी R3B, ठीक है, R3B कैटेगरी है। और R3A कैटेगरी थी आखान, फेडरल बोर्ड वालों के लिए थी। ये 3A कैटेगरी फेडरल बोर्ड वालों के लिए थी, ये 3B आखान बोर्ड वालों के लिए। तो आप बहरहाल ये कैटेगरीज चेक कर लें कि आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं और उसकी कितनी सीट्स हैं। जितनी सीट्स हैं उस हिसाब से जो है ना भाई, A लेवल्स के जैसे स्टूडेंट्स हैं तो A लेवल्स अगर लेट सपोज प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप देख लेंगे उसकी कैटेगरी है R4A। तो हर बच्चा सबसे पहला काम सीट डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करे। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के बाद अपनी कैटेगरी को चेक करे, ठीक है। ये ओपन मेरिट की सारी कैटेगरीज हो गई हैं। फिर कुछ देखिए ना, नॉमिनीज ऑफ पीएफ की तरफ से नॉमिनीज, नेवी की तरफ से, आर्मी की तरफ से, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से नॉमिनीज हैं। तो ये आप जहाँ लाई करें, फाटा के स्टूडेंट्स हैं, आप जहाँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के नॉमिनीज हैं, वो आप कैटेगरी देख लें। उसके बाद आइए सेल्फ फाइनेंस में। सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में भी सीट्स हैं। अगर आप इजाफी पैसे इस वक्त देने की पोजीशन में हैं फॉर्म के साथ, तो आप ये सेल्फ फाइनेंस वाली कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करूं, कराची बोर्ड का वो स्टूडेंट है
और प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं ओपन मेरिट में भी करूं और सेल्फ फाइनेंस भी करूं, तो उसको R1A भी सेलेक्ट करनी होगी और SF1A भी सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह पहले कैटेगरीज आप देख लें। अच्छा, स्पॉन्सर की कैटेगरी होती है बिल्कुल एंड में लिखी हुई, ये SF11, ये स्पॉन्सर सीट्स है। ठीक है, ये जैसे सिविल की 13 हैं, मैकेनिकल की 15 एंड सो ऑन, इस तरह से सीट्स हैं। इसके पैसे सेल्फ फाइनेंस से ज़्यादा होते हैं। मैं अभी सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर दोनों की आपको फीस बताता हूँ, जो आपको फॉर्म के साथ ही सबमिट करनी है। लेकिन अगर आपको कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि भाई वो ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करे, सेल्फ फाइनेंस पे भी करे, स्पॉन्सर पे भी करे, तो वो तीनों कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। वो कराची बोर्ड का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो R1A करेगा, SF1A करेगा और SF11 करेगा। अच्छा, उसको पैसे जो यानी कि सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर दोनों के मिला के नहीं देने होंगे, बल्कि दोनों में से जो उसके ज़्यादा पैसे ना वो देने होंगे। तो स्पॉन्सर के ज़्यादा पैसे वो देने होंगे एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन, तो वो यू सारी कैटेगरीज के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहला स्टेप आपको समझ आया, फॉर्म भरने से पहले आपने अपनी कैटेगरी देखनी है, और मतलब बोर्ड के हिसाब से आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, और फिर उसके बाद जो है ना भाई उसमें उस कैटेगरी में सीट्स कितनी है ओपन मेरिट की, उस सीट्स कितनी है सेल्फ फाइनेंस की, ये चेक करना है। जब ये चेक हो गया बेटा, तो फिर आप वापस जाएं इधर और अप्लाइन ऑनलाइन फॉर अंडर ग्रेजुएट को क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया ना बेटा, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को में साइन इन लॉगिन तब करेंगे जब आप पहले साइन अप करें। एक नए यूजर के तौर पे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, और उसको साइन अप करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखे हुए आएंगे। उन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में बेटा सबसे पहली बात यही है कि भाई आप कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप से ये फॉर्म भरें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई देखिए, आपकी मैट्रिक की मार्कशीट में या फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में जो नाम यूज हुआ है, उसकी जो स्पेलिंग यूज हुई है ना, वही आप यहाँ पर यूज करोगे साइन अप करते हुए। एक दफा आपने अपने नाम की जो भी स्पेलिंग यूज की है ना, साइन अप कर दिया, तो वो चेंज नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिए, वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के देख कर, बार बार उसको रीड करके ये देखें कि आपने सही नाम यूज किया, और नाम कौन सा वाला यूज होना है, या नाम का कितना पार्ट यूज होना है। तो जवाब कि जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है, जो आपकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, उसमें जो नाम यूज हुआ है ना, यानी आपका नाम जो यहाँ पर है और मार्कशीट का नाम अगर कुछ और है, तो या उसकी स्पेलिंग कुछ और है, तो फिर बेटा आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। उसको पहले आपको सही कराना पड़ेगा, फिर आगे फॉर्म भरना पड़ेगा, वरना आपका जो यानी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। खैर, तो फिर उसके बाद बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, वो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कैटेगरी देखनी है और ये सारी चीज़ें। जब ये आपने सारी चीज़ें पढ़ ली ना बेटा, तो पढ़ने के बाद आपको ये आखिर में एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो ना भाई क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे ना, देखिए यहाँ पर दोबारा से इन्होंने ये बात बोली है कि भाई आप अपना नाम अपनी मैट्रिक मार्कशीट, फर्स्ट ईयर मार्कशीट के मुताबिक लिखें। ये फिल करके आप जब सबमिट करेंगे ना, आपको एक मेल आएगी। अच्छा, मेल जो आती है ना, आपके मेल बॉक्स, जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ दे रहे हो ना, उसी पे मेल आएगी। लेकिन वो जो मेल आती है, वो बाज़ दफ़ा इनबॉक्स में अगर ना मिले तो स्पैम और जूक में भी चली जाती है। आप वहाँ पर भी चेक करके देखिएगा, और मैंने आधे एक घंटे के अंदर आपके पास मेल आ जाती है, अगर ज़्यादा देर में। वैसे तो फिलफॉर आ जाती है, लेकिन जब रश हो जाता है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो हाँ, 1 घंटे तक ना आए तो फिर उसके बाद वो आपको ये जो पीछे हमने
देखा था ना यहाँ पर एक वो था कि अ, एक यानी कि कोई क्यूरी अगर आपको हो ना, तो मैं भी फॉर्म ओपन करके दिखाऊंगा। वहाँ पर आप जाके जब अपनी क्यूरी डालेंगे तो फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। खैर, तो नाम आपने अपना लिखा बेटा, बेहतर है कैप्स लॉक में ही लिख लें तो अच्छा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, नाम के बारे में ज़रूर चेक कर लें कि आपका नाम अकॉर्डिंग टू योर मार्कशीट है, दोनों में कोई फ़र्क ना हो। ठीक है, फादर का नाम लिखे, ये नेम भी बिल्कुल बेटा अकॉर्डिंग टू द मार्कशीट हो, इसमें चेंजिंग ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सही ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के लिए कैप लॉक बंद कर दें, लेकिन वो ईमेल एड्रेस जो ईमेल यूज में है, ताकि ये मेल जब भेजें तो वो आपको मिल सके। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ बेटा, डेट, मंथ, ईयर जो है ना भाई, आप अपनी सेलेक्ट कर लें। और फिर ये जो रेड में लिखा हुआ है ना कोड, ये यहाँ पर लिख दें। स्मॉल का क्यू, 5DR6। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको कर दे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको मेल भेजी जाएगी आपके मेल बॉक्स पे। पहले देखिए ये लिखा हुआ आएगा कि ईमेल वेरिफिकेशन, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड ऑन योर गिवन ईमेल एड्रेस। ये काइंडली चेक योर ईमेल इनबॉक्स, स्पैम, जूक, प्रमोशन फोल्डर। ठीक है, और इन्होंने लिखा भी है कि भाई मेल टेक टाइम, इसमें कुछ टाइम लग सकता है। अगर आपके पास 10 मिनट में ना आए तो फॉरगेट पासवर्ड करके रिट्रीव करें इसको। समझ आई बात? तो अगर आपको 10 मिनट में ना आए ना, तो फिर आप इसको फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा से इसको भरें। मैं फॉरगेट पासवर्ड को भी क्लिक करके दिखा देता हूँ। ये करेंगे तो फिर ये आपके पास ये पेज आया, दोबारा से आप इसको साइन अप करेंगे। ठीक है, खैर, तो अब आपने जो ना भाई आ, अपना मेल बॉक्स चेक करना है कि आपको मेल आई है या नहीं आई है। अबे वलीद, वो तेरा मेल बॉक्स नहीं खुल रहा है वलीद। खुला हुआ है, खुला हुआ है, इसी में खुला हुआ था, मैं इसको खोल रहा था। तो ये मैं पॉज करके करता हूँ, सही है?
तो भाई मैंने अपना मेल बॉक्स खोला, तो भाई देख लें मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया भाई, वेलकम टू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फैसिलिटी ऑफ एनडी यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें आ गई, यूज़र आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया। यूज़र आईडी तो वही आपका ईमेल एड्रेस है और ये पासवर्ड है, बस इसको आपने भाई सेव कर लेना है अपने पास। और सेव करने के बाद आपने जाना है वापस से एनडी के इसी फॉर्म पे जो आपने यहाँ पर साइन अप पे, अब यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी डालें, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालें, यहाँ पर ये इमेज कोड लिखें, ठीक है, स्मॉल MNDVR, ठीक है, और इसको आप कर दे लॉगिन। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये जो पेज है ना, इसमें एक एक करके आपने काम करना है, फिल करना है। सबसे पहला काम है बोर्ड को जो है ना भाई आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप बोर्ड को क्लिक करेंगे ना, ये पेज खुलेगा। इस पेज में भाई ज़रा पढ़े क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ सेलेक्ट योर बोर्ड ग्रुप एंड डोमिसाइल केयरफुली एस। अच्छा भाई, बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, एनडी यूनिवर्सिटी में सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, जितनी ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस सीट्स है ना, इल्ला ये कि कोई ऐसी सीट है जो यानी कि स्पॉन्सर सीट हो, या जो ना वो दूसरे सूबे जैसे कश्मीर की सीट्स हैं या कोई, वरना जो ओपन मेरिट सेल्फ फाइनेंस आमतौर पे सीट्स हैं प्री इंजीनियरिंग की, प्री मेडिकल की, ये सब ये सिंध डोमिसाइल होना इसके लिए ज़रूरी है, और बोर्ड भी यहीं के होना ज़रूरी है। तो इंटर टेस्ट पेपर क्वेश्चन सिलेक्शन विल बी डिफरेंट फॉर ईच ग्रुप। ये बात बता रहे हैं कि देखें, आपने अगर अपना बोर्ड सही नहीं सेलेक्ट किया आप, और अपनी कैटेगरी सही नहीं सेलेक्ट की, तो होगा क्या कि जो पेपर वाले दिन है ना, उस दिन आपको परेशानी होगी। मिसाल के तौर पे आप प्री इंजीनियरिंग के R1A कैटेगरी है आपकी, और आपने R1B सेलेक्ट कर लिया, तो भाई जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको प्री मेडिकल वाला पेपर मिलेगा। प्री मेडिकल के पेपर में डिफरेंस क्या होता है कि उसमें मैथ्स नहीं होती, उसमें बायो होती है। तो इसीलिए सोच समझ के अपना ग्रुप और बोर्ड को सेलेक्ट करें, ठीक है। और ये बात भी ध्यान में रखें कि आपका डोमिसाइल जो है ना वो कहाँ का होना चाहिए। खैर, अब भाई बोर्ड आपने सेलेक्ट, ये सारे बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, हैदराबाद, मीर बुखार, सक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, फेडरल बोर्ड, जो कि भाई पाकिस्तान में किसी भी जगह से पढ़ा है तो ये, अगर बाहर से पढ़ा है तो ये सेलेक्ट करना होगा। आ खान बोर्ड, जियाउद्दीन बोर्ड, ए लेवल्स जो पाकिस्तान से पढ़ा है, या ए लेवल्स जो बाहर से पढ़ा है, ए लेवल्स के अलावा कोई 12th ग्रेड से पढ़ा हो, ए लेवल्स के अलावा जैसा भाई IB सिस्टम है, या बाहर से कुछ बच्चे आते हैं जो हाई स्कूल करके आते हैं, तो उसके लिए बस इक्वलेंसी लाजमी होती है, लेकिन वो आप ओवरसीज़ वाला ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड ऐसा है, अब कश्मीर का बच्चा कश्मीर से पढ़ के आया तो फिर वो ये वाला सेलेक्ट करेगा, और DAE वाले सिंध बोर्ड को जो ना सेलेक्ट करेंगे। खैर, मैं तो बेटा कराची बोर्ड को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और ये कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस स्टैट का फ़र्क तो मैं समझा चुका हूँ ना भाई। देखिए, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट है फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, लेकिन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का में होता क्या है कि फिजिक्स नहीं होती, मैथ्स होती है, कंप्यूटर होती है, और फिजिक्स का स्टैट्स होता है। इसको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप कहते हैं। तो ये वो वाले बच्चे हैं, और ये डिप्लोमा वाले हैं, और कॉमर्स है, आर्ट्स विद मैथमेटिक्स। अच्छा, आर्ट्स विद मैथमेटिक्स का मतलब ये, सॉरी मैं एक चीज़ शायद थोड़ी सी गलत बता गया, कंप्यूटर साइंस
हो और स्टैट्स हो और मैथ्स हो, तो ये वाला ग्रुप है। जबकि आर्ट्स विद मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि मैथ्स है, उसके अलावा ना कंप्यूटर है और ना ही अल्लाह आपका भला करे स्टैट्स है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है। तो वो बच्चे, सिर्फ मैथ्स वाला जो बच्चा है, सिर्फ मैथ जिसके पास है वो ये सेलेक्ट करेंगे, और इसके अलावा जो आर्ट्स वाले वो ये सेलेक्ट करेंगे। खैर हम तो प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट करें बेटा। ठीक है, जैसे ही आपने किया इसको आप कर दे सबमिट। हर चीज़ सोच समझ के करें बेटा। इंटरनेट कमज़ोर होना तो भाई सर्वर का इशू आता रहता है, बस आप सबमिट करेंगे बेटा। अबे ये वलीद हो ही नहीं रहा आगे, ओ वलीदम। ये दोनों कर दिया, अब सबमिट कर रहे हैं। दोबारा से वो करके देखो, साइन अप। ओ ये भाई पासवर्ड मैंने ऐसे ही डाल दिया था। अब आया ये, तब तो आ ही नहीं रहा था। दोबारा से इसको बता दो। अच्छा भाई बच्चों, तो जब हमने ये कराची बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, प्री इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ली ना, तो ये नई नीचे एक चीज़ ओपन हुई है, डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ एनी सिटी इन सिंध और एनी सिटी आउटसाइड सिंध। अब मैं ज़रा आउटसाइड सिंध के हवाले से ज़रा आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जब मैंने इसको क्लिक किया ना, तो अब आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वाला है, एक फॉरेन कैंडिडेट्स वाला आ रहा है ऑप्शन, एनडी यूनिवर्सिटी के रियल सन एंड डॉटर एनडीएन लाइफ मेंबर जो हैं, और SF9 कैटेगरी है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स के सन एंड डॉटर, आर्किटेक्ट्स के सन एंड डॉटर, या डॉटर्स ऑफ एक्सपेट्रेट्स पाकिस्तानी जो हैं, या स्पॉन्सरशीड है। तो ये जो है ना भाई, ये कैटेगरीज आ रही हैं, सही है। तो यानी कि ना ओपन मेरिट की कैटेगरी आ रही है, ना सेल्फ फाइनेंस की आ रही है। तो सिंध का डोमिसाइल होना इसलिए ज़रूरी है। बोर्ड के साथ साथ सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो कैटेगरीज फिर बहुत महदूद हैं, और वो आपके सामने दिखा दी। अब देखिए मैंने जब सिंध का डोमिसाइल लिखा ना बेटा, तो कैटेगरीज क्या क्या आ रही हैं मैं आपको दिखा चुका हूँ कि कैटेगरी जो कराची के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए R1 है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, और जो मैथ्स ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनके लिए R1 है कैटेगरी है। ठीक है, फिर अगर कोई डिसेबल है तो वो डिसेबल वाली कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकता है, नहीं है तो छोड़ दें।
अच्छा, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ यानी कि इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब से ताल्लुक़ है आपका तो R1G भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। और R6 जो ना रूरल एरियाज़ की है। देखिए, अर्बन के एरिया कहते हैं शहरी इलाकों को और रूरल एरिया कहते हैं देही इलाकों को। देही इलाके मज़ाफ़ाती इलाके जो होते हैं, ठीक है। मज़ाफ़ाती इलाके कौन कौन से, मैं आपको मिसाल देता हूँ। किमाड़ी टाउन, बिन कासिम टाउन, गडाब टाउन, ये जो ना भाई मज़ाफ़ाती इलाके हैं। अगर उनसे किसी का ताल्लुक़ है तो उनके लिए कुछ इजाफी सीट्स हैं और उनकी कैटेगरी R6 है, तो वो R6 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं उन इजाफी सीट्स के लिए। फिर एलईडी के टीचर्स के लिए सीट्स है, कि बच्चों के लिए सीट्स है, स्टाफ के बच्चों के लिए सीट्स है, स्पोर्ट्समैन के लिए सीट्स हैं। वो बच्चे जो जिन्होंने लाहौर, टेक्सला या पेशावर की यूनिटी में एडमिशन लिया और वो यहाँ वहाँ से यहाँ आना चाह रहे हैं, वो R11 या R11B को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरीज हैं, अब अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जो ना भाई जाना चाह रहे हैं तो भाई आपका SF1 है, चूँकि कराची के तो आपको SF1A सेलेक्ट करना होगा। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको सेल्फ फाइनेंस के लिए कुछ इजाफी पैसे अभी फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे। सेल्फ फाइनेंस के इजाफी पैसे कितने हैं भाई? 8,90,000 रुपये। ये देख लीजिए, ये आपको अभी जमा करने होंगे फॉर्म के साथ, बाद में नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, अगर आप करेंगे तो आपको ये 8,90,000 फॉर्म के साथ देने होंगे। फॉरेन कैंडिडेट्स की है ये, रियल सन एंड डॉटर एनएडियंस की जो लाइफ मेंबरशिप है उनके बच्चे एंड सो ऑन, ये सारे। इसी तरह मैंने आपसे कहा था ना, स्पॉन्सर सीट्स होती हैं। स्पॉन्सर सीट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे अभी फॉर्म के साथ। अच्छा, किसी बच्चे ने ये R1 है, ओपन मेरिट है, SF1 है, सेल्फ फाइनेंस है, और SF11 स्पॉन्सर सीट है। तो ये अगर लेट सपोज तीनों कैटेगरी सेलेक्ट की, सबसे ज़्यादा चांसेस एडमिशन के भाई जाहिर सी बात है स्पॉन्सर सीट में है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे हैं तो कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो उसकी सीट्स अवेलेबल होती हैं, उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कम जो है ना मेरिट पे, कम एग्रीगेट पे जो है ना उस पर एडमिशन मिल जाता है। तो चांस, अगर आपको लगता है कि भाई आपके एडमिशन का टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते या फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज नहीं है, फिर भी आप जो है ना एनडी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। अच्छा, अच्छी परसेंटेज का मतलब है कम से कम 60 तो होना लाजमी है। 60 से कम वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिनकी 60 से कम परसेंटेज है फर्स्ट ईयर में, वो फॉर्म नहीं भर सकते बेटा, 60 से ज़्यादा वाले कर सकते हैं। अब 60% है तो वो भी तो कम है ना, आमतौर पे इस पे तो नहीं मिल सकता। तो वो फिर सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर की कैटेगरी साथ भरे। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप ओपन मेरिट की कैटेगरी को छोड़ दें, क्योंकि ओपन मेरिट पे अगर एडमिशन हो रहा है आपका तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस होती है ना बेटा, ये रिफंडेबल फ़ीस है। आपने अभी जमा करा दी, आपका एडमिशन जो है ना ओपन मेरिट पे हो गया, तो आपको सेल्फ फाइनेंस के पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई इसमें कटौती नहीं होती। स्पॉन्सर की फ़ीस दी, पूरे वापस मिल जाएंगे, कोई 1 रुपये की कटौती नहीं होती। लेकिन बेटा, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस पे या स्पॉन्सर पे एडमिशन आपको मिल गया तो फिर आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और ये तो यानी कि ये सीट लेने के पैसे, इसका ताल्लुक जो सालाना फ़ीस है उससे नहीं है। आपको हर साल जो फ़ीस है ना वो अलग देनी है। ये तो अभी आप सीट खरीदने के पैसे दे रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना हो अगले साल आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो दे चुका हूँ 4 साल की फ़ीस। नहीं भाई, अगले साल अलग फ़ीस देनी होगी जो सबको देनी है। हाँ, ये नहीं देनी, ये हर साल की फ़ीस नहीं है, हर साल की फ़ीस वही होगी जो सबको देनी है। बहरहाल, अच्छा, अगर लेट सपोज किसी के पास अभी फिलफॉर पैसे नहीं है लेकिन वो फॉर्म भरना चाहता है, तो मैं लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि लास्ट ईयर ये हुआ था कि उन्होंने ये बाद में भी ऑप्शन दिया था। पहले तो ये कि भाई आप राउंड 2 में भी सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर, जब राउंड 2 का फॉर्म भरें तो राउंड 2 में सिर्फ और सिर्फ फ़ी सबमिट करनी होती है फॉर्म भरने के लिए, आपका पूरा फॉर्म भरा हुआ होता है। लेकिन अगर आपने सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर कैटेगरी अभी सेलेक्ट नहीं की तो आप राउंड 2 में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब जून में ये फॉर्म राउंड 2 के लिए ओपन होगा, उस वक्त तक पैसे अरेंज हो जाते हैं, तो आप ये काम तब भी कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे लास्ट ईयर उन्होंने राउंड 1 राउंड 2 होने के बाद भी कुछ दिनों के लिए स्पॉन्सर और सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन ओपन किया और कहा कि भाई अगर कोई भी अब भी अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर दे। तो पिछले साल तो किया था, मैं ये नहीं कह सकता कि इस साल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन पिछले साल उन्होंने किया था बाद में भी। तो अगर किसी वजह से पैसों का कोई इशू है, इस वक्त नहीं जमा करवा पा रहे, तो मैंने आपको पिछले सालों का बता दिया, तरीक़ेकार किया था कि वो बाद में भी ओपन किया था और बाकी आप राउंड 2 तक भी इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ R1A के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो है ना भाई, इसको सबमिट कर देते हैं। तो ये करने से भाई हमने देखिए हमने अपना पहला वाला काम स्टेप 1 जो ना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टेप 2, अच्छा स्टेप 2 ये कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब अगर कभी किसी वजह से जो ना भाई आपको, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो साइन अप में आपने अपना नाम लिखा वो चेंज नहीं होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक हो कोई बात। लेकिन यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर ऐड रिमूव बोर्ड या ग्रुप पे जाएं तो आप अपना बोर्ड को ग्रुप को जो है ना भाई यहाँ पर जाके चेंज भी कर सकते हैं। रिमूव बोर्ड एंड ग्रुप करके ये इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी आपने जो सेलेक्ट की, अगर आपको बाद में लगा कि यार मुझे सेल्फ फाइनेंस की भी करनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और जो है ना भाई दोबारा से जो है ना भाई इसको वो कर लें। ठीक है, क्लिक हियर। और अब आ जाए बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने हवाले से यहाँ पर पूरी फिल करनी है। ये पूरा फॉर्म आपको अभी फिल करना है। मेल CNC क्या है? फोर 2201 0 6 11 इस्लाम कराची
तो बेटा अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो ना डालनी है। कुछ चीज़ें तो वहीं से आएंगी जो आपने साइन अप के टाइम पे लिखी थी। मैंने आपसे कहा था वो गलत हो गई तो फिर वो आप सही नहीं कर सकते। तो देखिए जो नाम यूज़ हुआ था वही नाम यहाँ पर आ गया, फादर नेम जो यूज़ हुआ था वही यहाँ पर आ गया, डेट ऑफ बर्थ जो यूज़ हुई थी वही आ गई। ये चीज़ चेंज आप नहीं कर सकते। फिर ये अगर अल्लाह ना करे किसी का मसला हुआ तो फिर आपको एनईडी वालों से ही रब्ता करना पड़ेगा और वही आपको फिर सही करेंगे। आगे की चीज़ें जो है ना भाई आप भर सकते हैं अभी। तो जेंडर जो मेल है वो मेल सेलेक्ट करेंगे, फीमेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखेंगे। अगर आपका CNIC नहीं भी है ना तो आपका बेफॉर्म होगा। बेफॉर्म में आपके नाम के आगे जो नंबर लिखा हुआ है ना बेटा, शनाख्ती नंबर, वही आपका नंबर है, उसको लिखना है, लेकिन उसमें बीच में डैश नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, जो भी रिलीजन है आपका। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल है वो किस सिटी का है। अब लेट सपोज किसी बच्चे का डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो कोई इशू नहीं है, वो अपने फादर का डोमिसाइल देख ले वो कहाँ का है। फादर का भी नहीं है तो भाई ये देख ले फादर के CNIC का परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। अगर फादर के CNIC का परमानेंट एड्रेस कराची का है ना तो इसका मतलब है फादर आपके कराची के रहने वाले हैं, और कराची के रहने वाले का डोमिसाइल भी कराची का ही बनेगा। जब उनका डोमिसाइल बनाने जाएंगे ना तो वो भी कराची का ही बनेगा, और आपका डोमिसाइल बनाने जाएंगे तो भी कराची का ही बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि फादर पंजाब के रहने वाले तो आप कराची के रहने वाले हो गए, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जहाँ के वाले साहब है वहीं का बच्चा है। तो अगर आपका डोमिसाइल है वेल एंड गुड, कहाँ का है वही लिख दें, और नहीं है तो आप बेसिकली अपने फादर के CNIC के परमानेंट एड्रेस से डिसाइड कर लें कि आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए। आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखिए बेटा, परमानेंट एड्रेस लिखिए, अपना टेलीफोन नंबर लिखिए। बेहतर है लैंडलाइन नंबर लिखें। अगर घर पे लैंडलाइन नंबर नहीं है तो फिर घर का कोई मोबाइल नंबर जो हो वो यहाँ पर लिखें, और यहाँ पर अपना सेल नंबर लिख दीजिए, ठीक है ना। डैशेस के बगैर लिखिएगा। फिर अगर आप डिसेबल है तो येस करें, और नहीं है तो नो कर दें बेटा, ठीक है। अब डिसेबिलिटी अगर है कोई तो यहाँ डिटेल्स लिखनी होगी कि डिसेबिलिटी आपकी किस तरह की है, नहीं तो क्योंकि डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए अलग सीट्स है ना बेटा, तो पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। अगर आपके फादर नहीं हैं और आपकी देख रेख आपके कोई गार्जियन कर रहे हैं अदर देन फादर, तो उनका यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, और उनसे आपकी रिलेशन क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि अगर आपके फादर आपका पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, फादर नहीं है, किसी भी वजह से डाइवोर्स हो गई है फादर मदर की, या सेपरेशन है, या डेथ हो चुकी है, मदर हैं तो फिर मदर को एज गार्जियन आप सेलेक्ट करेंगे, या कोई आंट है, कोई अंकल है, कोई ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, जो भी आपका गार्जियन है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे अगर फादर के अलावा है। और नहीं तो फिर आप इसको छोड़ देंगे, जिनके फादर हैं वो ये दोनों को छोड़ देंगे। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ फादर में फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, गार्जियन हैं फादर के अलावा तो ये सेलेक्ट करेंगे, और फिर आगे गार्जियन की ही सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर गार्जियन नहीं है तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, बस फादर की आगे इन्फॉर्मेशन दें। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर लेट सपोज वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट उनकी कोई सर्विस है, मतलब कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, या कोई बिजनेस है, या रिटायर्ड है, या कोई अदर है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें बेटा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का मतलब ये कि आप फादर के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं, यानी आपकी फैमिली में फादर के अलावा कितने हैं। तो हम 3 बहन भाई और मेरी वालदा, तो हम 4 बने ना, वालदा और 3 बहन भाई, मैंने इसलिए नंबर ऑफ डिपेंडेंट 4 लिख दिया। अब अगर लेट्स सपोज आपके गार्जियन है कोई, जैसे मिसाल के तौर पे आपके गार्जियन हैं आपकी कोई अंकल, अब ऑब्वियसली उनके डिपेंडेंट उनकी फैमिली के लोग भी होंगे, और साथ साथ आप भी हो, या आपकी फैमिली के लोग भी हैं अगर लेट्स सपोज, तो वो टोटल कैलकुलेट करके नंबर ऑफ डिपेंडेंट यहाँ लिखने होंगे। उनकी जो भी मंथली इनकम है वो यहाँ लिखनी होगी, फादर है तो फादर की लिखनी होगी। यहाँ CNIC नंबर फादर है तो फादर का लिखना होगा, नहीं तो गार्जियन का लिखना होगा, या उनका एड्रेस लिखना होगा। फादर का एड्रेस तो सेम होगा जो आपका था, तो मैंने ऊपर वाला ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया।
अगर गार्जियन होंगे तो वो डिफरेंट होगा, वो यहाँ लिखेंगे, उनका सेल नंबर लिखेंगे, उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उनका यहाँ पर रिलीजन लिखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखने के बाद एक दफ़ा शुरू से आखिर तक पूरा दोबारा चेक करेंगे, एक एक चीज़ चेक करेंगे, बगैर चेक करे आगे नहीं बढ़ना, जल्दबाजी नहीं करना, कोई जल्दी करके आपको अवार्ड नहीं मिलेगा या एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, तो मैं पहुंच गया हूँ भाई, अब क्वालिफिकेशन पे हूँ। आप, मैं क्वालिफिकेशन करता हूँ, फिर ये अपलोड वाला काम आप करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे 2 मिनट में आ रहा हूँ बोले। और फैज़ान से इंट्रोड्यूस करा दे, फैज़ान सिद्दीकी से, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और करीब कर ले।
अच्छा भाई, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद उसके नीचे क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन था, उसको क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब सबसे पहला सवाल पूछ रहे ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिक या ओलेवेस। मैट्रिक के हो या ओलेवेस हो, जिस साल आपने पास किया है वो आप ये लिख दें, 2024 23 जो भी ईयर में आपने किया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना स्कूल लिख दिया बेटा, मैट्रिक ओलेवेस का जो भी स्कूल था। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट थे तो आप प्राइवेट लिख दोगे, प्राइवेट कैंडिडेट लिख दोगे यहाँ पर। फिर ओ लेवल्स में जो या मैट्रिक में जो मार्क्स आए ना वो लिखा आपने, और यहाँ पर आपने ओ लेवल्स के मार्क्स या मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखे। अच्छा, ओ लेवल्स वाले बच्चों को अपनी इक्वलेंस सर्टिफिकेट पे से मार्क्स लिखे होंगे। अगर इक्वलेंस सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बेटा उसको कैलकुलेट ग्रेड्स से जो है ना भाई कर लीजिएगा। अगर करने में मतलब उनकी वेबसाइट पे उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, उसके थ्रू कर लीजिएगा। अगर नहीं आपको करना आ रहा तो मुझे ग्रेड्स भेज दीजिएगा, मैं आपको आपके इक्विलेंस कैलकुलेट करके बता दूंगा ओ लेवल्स की। और एज सुन एज पॉसिबल बेटा अपनी आप इक्विलेंस सर्टिफिकेट IBCC जाके जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के ऑपोजिट है वहाँ पर बनवा लीजिए, और क्योंकि ये लाजमी रिक्वायर्ड होती है। और बाकी मैट्रिक के बच्चे तो अपनी मैट्रिक की मार्कशीट देखकर अपने मैट्रिक के मार्क्स लिखे यहाँ पर, और टोटल मार्क्स लिखे। टोटल मार्क्स अब 1100 है, पहले 850 थे, अब 1100 है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। जो डिप्लोमा वाले खैर जो ये हमारा बोर्ड और हमारी ग्रुप क्या है वो तो हमने पहले ही सेलेक्ट किया था, ये तो चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद बेटा अपने कॉलेज का नाम लिखना है। मैंने अपना कॉलेज का नाम लिख लिया, आपका जो भी कॉलेज है वो लिखेंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट है तो आप लिखेंगे कि प्राइवेट कैंडिडेट है। अच्छा, अब ये है मुझे IF पास या विल पास HSC पार्ट 2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन DAE इन ईयर। आप सेकेंड ईयर का पेपर कब पास कर रहे हो? अगर आप इस साल सेकेंड ईयर के पेपर दे रहे हो ना तो आप 2026 को क्लिक करोगे। अगर आपने पिछले साल या उससे पहले सालों में सेकेंड ईयर का पेपर दे दिया है तो आप 2025 सेलेक्ट करोगे। समझ आई मेरी बात? अगर किसी का पिछले साल का सेकेंड ईयर है तो बेटा उसको सेकेंड ईयर की मार्कशीट का नंबर चाहिए, सेकेंड ईयर का रोल नंबर, सीट नंबर मतलब रोल नंबर चाहिए, और सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स 1100 होते हैं, सेकेंड ईयर के ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ये आपने 2025 में दिया है अपना इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, या 2024 में दिया या 2023। 2023 से पहले अगर कोई बच्चा है तो उस वो फिर एलईडी में नहीं जा सकता। 2023, 24, 25 वाले जा सकते हैं। अच्छा, बाय द वे 2023, 24, 25 वाले बच्चे अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उनके मार्क्स कुछ डिटेक्ट होते हैं। उनका जो है ना भाई 0.9 से मल्टीप्लाई किया जाता है उनकी जो परसेंटेज है ना उसको, तो उनके जितने मार्क्स है ना उतने मार्क्स रहते नहीं है जो इंटरमीडिएट में ना, उसको कम किया जाता है, 0.1% कम कर दिया जाता है। और ये जो है ना इज दिस इम्प्रूवमेंट सेकेंड अटेम्प्ट। अब भाई अब 2025 में जो आपने दिया है वो क्या वो भी इम्प्रूवमेंट दिया है? यानी आपका इंटरमीडिएट पहले का था, आपने अभी इम्प्रूवमेंट दिया है 2025 में, तो आप यस करेंगे, और अगर नो है तो नो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 2025 का इंटर है तो आप नो कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस साल 2026 में अभी आप सेकेंड ईयर के पेपर देने वाले हैं तो आप 2026 को क्लिक करेंगे बेटा, और 2026 को क्लिक करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहे कि इज दिस इम्प्रूवमेंट या सेकेंड अटेम्प्ट। अब जो आप 2026 में पेपर देने जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, पिछले साल आपका इंटर हो गया था, आप दोबारा से आप दे रहे हो, यानी कि सेकेंड अटेम्प्ट है आपका। अगर है तो आप इसको यस करोगे, और नहीं है तो आप इसको नो करोगे, ठीक है, बात समझ आई। और आपने जो है ना भाई अगर ये फिर उसके बाद अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखे, कितने मार्क्स है टोटल। फर्स्ट ईयर के मार्क्स 550 थे, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखा। सेकेंड ईयर का अगर आपको जैसे भाई बहुत सारे बोर्ड्स के पेपर तो हो चुके, तो सेकेंड ईयर का रोल नंबर मिल चुका है तो आप सेकेंड ईयर का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दें, और अगर नहीं मिला तो ये ऑप्शनल है, आप अगर इसको छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। और इसी तरह फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है ना, मार्कशीट पर एक नंबर कोने पे लिखा होता है, उसको मार्कशीट नंबर कहते हैं, वो यहाँ पर लिखे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बाद भाई आप हिफ्ज़ कुरान है यस करें, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिला। जो सर्टिफिकेट है ना वो वफाकुल मदारिस वाला चाहिए होता है, आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे
क्योंकि फास्ट को कुछ मार्क्स एडिशनल मिलते हैं जो इनकी परसेंटेज में ऐड होते हैं। और नो है तो नो लिख दें बेटा। हैव यू अपीयर्ड इन एडिशनल पेपर ऑफ HSC, यानी कि अभी जो आपने जैसा भाई अगर मतलब आपने पिछले साल आपका इंटर हो गया, अब आप कोई एडिशनल पेपर दे रहे हो, आप जैसा मिसाल के तौर पे आप प्री इंजीनियरिंग के थे, अभी आपने जो ना भाई बायो का पेपर दिया, तो आप यस करोगे इसको, आप यस करके जो ना भाई बताओगे आपने एडिशनल पेपर किस चीज़ का दिया है। आप प्री मेडिकल के लिए यानी एडिशनल पेपर दिया है, कंप्यूटर साइंस के लिए दिया है, तो जो आपका ग्रुप है उससे हटकर आपने क्या चीज़ के लिए एडिशनल पेपर दिया है, तो वो यहाँ पर आपने लिखना पड़ेगा। खैर हमने तो नो कर दिया बेटा, बस दोबारा से ऊपर जाए, हर चीज़ को दोबारा चेक करें, एक एक डेटा दोबारा पढ़े, स्पेलिंग चेक करें, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दें। ठीक है।
अच्छा, अच्छा भाई अब स्टेप 5 है अपलोड फोटोग्राफ और मार्कशीट। और आईबीसीसी लिखी हुई है, का मकसद है आईबीसीसी की इक्विवेलेंस। जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी आईबीसीसी से इक्विवेलेंस बनानी है और ओ लेवल्स की इक्विवेलेंस अपलोड करनी है। जबकि जो हमारे पास जो 2026 में सेकंड ईयर देने वाले बच्चे हैं उनको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, और जो पिछले साल इंटरमीडिएट दे चुके हैं उनको सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है और अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर के हवाले से यहाँ पर जो तफसीलात दी गई है ना, ये एक वीडियो है, ज़रा भाई आप इसको ज़रूर देख लें। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये भी देख लें। भाई देखिए, सबसे पहले ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर चाहिए, पासपोर्ट साइज बैक तस्वीर चाहिए, 300 KB की तस्वीर चाहिए, JPG और GIF में चाहिए। ये लाइट ब्लू कलर होना चाहिए। तस्वीर में 70 to 80% आपका फेस एक्सपोज होना चाहिए। इसमें आपने कोई सनग्लासेस, कोई हैट ना लगाया हो, सेल्फी ना हो। ऐसा ना हो कि आपने जो ना भाई उसको पिक्चर टोन की हुई हो, यानी कोई फिल्टर्स लगाए हुए हों, या ब्राइटनेस हो, या ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं है। मैं एक बात आपको बता दूं कि तस्वीर की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। 2 दफ़ा के ये चांस देंगे। पहली दफ़ा आपने अपलोड की गलत हुई तो ये आपको बताएंगे कि भाई ये तस्वीर गलत है, दोबारा अपलोड करें। दोबारा आपने अपलोड की फिर गलत हुई तो ये फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा तरीका बताऊँ क्या है? भाई ये वीडियो और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है ना, ये लेके चले जाए कोई घर के करीब तस्वीर वाले के पास और उसको बोले कि भाई मुझे एक इस ये जो पूरी बात इन्होंने कही है ना उसके बुनियाद पर जो है ना एक तस्वीर खींच के दे दें, पासपोर्ट साइज, जो 300 KB की हो, जो JPG में हो, जिसका बैकग्राउंड लाइट ब्लू हो, जिसमें मेरा 70 to 80% फेस एक्सपोज हो, उसमें कोई जो है ना भाई फिल्टर ना हो, कोई ब्राइटनेस ना हो। ये सारी चीज़ें दिखा के उसको बोले कि मुझे एक तस्वीर बना के दे दे, और वो तस्वीर USB में लें, ला के आप अपने पास आके डेस्कटॉप पे सेव कर लें। देखिए मैंने यहाँ पर अपने पास ये तस्वीर पहले से सेव कर ली है। ठीक है, इस तरह आपने अपने पास तस्वीर सेव कर ली। अब तस्वीर सेव करने के बाद भाई आप इसको, या मार्कशीट यहाँ पर सेव कर लिया, इसको फिर आपने तो डेस्कटॉप पे आके आपने तस्वीर सेव कर ली, और डेस्कटॉप पे आके तस्वीर सेव करने के बाद भाई आप उसको फिर यहाँ पर अपलोड कर दें USB के थ्रू। बहरहाल हमने पहले से सेव करी हुई है। यहाँ से आप गए चूज़ फाइल पे और आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, आपने इमेज सेलेक्ट किया, ओपन कर लिया और इसको आपने अपलोड कर दिया। ठीक है, ये इस तरह की तस्वीर। इसी तरह से फिर आपने अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो सेव रखी हुई थी वो आपने डेस्कटॉप से सेलेक्ट की, ओपन किया, वो यहाँ पर आ गई। ये जब हो जाए तो सेव एंड नेक्स्ट कर दें। तो ये जो ना भाई जब आप अपलोड क्लिक करते हैं तो वो अपलोड हो जाती है, और फिर यहाँ पर इस तरह से आपके पास जो तस्वीर है वो जो आपने अपलोड की है वो आ जाती है। इसी तरह मार्कशीट जो अपलोड की है वो आप चाहें तो व्यू भी कर सकते हैं, इस तरह से वो मार्कशीट आ जाती है। तो
यूँ जब दोनों चीज़ें अपलोड हो जाए, एक दफ़ा आप उसको चेक भी कर ले कि वो सही अपलोड हुई है, कोई इशू तो नहीं है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लें। अब वापस से जो ना इस पेज पे आ जाएंगे बेटा, जो डैश, बेसिकली ये पेज डैशबोर्ड कहलाता है। एक एक करके सारे स्टेप्स कर लिए बेटा। अब आपको 6 स्टेप पे जाना है, और वो है फी वाउचर वाला। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट की फीस है ना, वो है 5,300 रुपये। अच्छा, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस भी सेलेक्ट किया होता या स्पॉन्सर भी सेलेक्ट किया होता, तो फिर वो जो सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर की फीस है ना, प्लस 5,300 बनकर यहाँ पर आता। और एक बात याद रखें कि 5 लाख से ऊपर अगर कोई फ़ी है ना, तो उस पर 3% टैक्स भी लगता है। तो वो जो आप देंगे 11 लाख रुपए स्पॉन्सर की, 8,90,000 रुपये सेल्फ फाइनेंस की, तो उस पर वो फ़ी प्लस 3% प्लस 5,300 पूरा मिलके जो ना भाई आपके पास यहाँ पर आएगा। बहरहाल, तो अभी तो हमने कोई और सेलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए ये आ गया। अब बेटा आप जाके फ़ी जो है ना नेशनल बैंक में और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक में पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विक पे के थ्रू कर सकते हैं। पिछले सालों में क्विक पे में थोड़े इश्यूज आ रहे थे, तो मैं पिछले साल से यही रेकमेंड कर रहा हूँ बच्चों को कि भाई आप जाके इन ब्रांचेस पे, इनकी किसी भी ब्रांचेस पे, ये लिस्ट दी हुई है नेशनल बैंक की कौन सी ब्रांचेस है जहाँ पर आप ये सबमिट कर सकते हो, और इसी तरह अभी बैंक की कौन सी ब्रांचेस है जहाँ सबमिट। सबसे अच्छा ये कि एनडी यूनिवर्सिटी में नेशनल बैंक जो बना हुआ है और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो बना है ना, वहाँ जाके सबमिट कर दें तो बहुत जल्दी जो है ना भाई अप्रूवल फ़ी की आ जाती है। तो एक दफ़ा इन्होंने फिर पूछा है कि भाई ये सारा करेक्ट है, आपने इसको यस कर दिया, और यहाँ पर जो है ना भाई आप प्रोसीड कर लें। प्रोसीड करने से ये पेज आपके पास ओपन होगा, उसमें आपकी फ़ीस लिखी हुई है। अगर आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करें। ऑनलाइन पेमेंट के वाले से पूरी गाइडलाइन दी हुई है, उसको ज़रूर आप थोड़ा सा एक दफ़ा पढ़ लें। बैंक्स भी दिए हुए हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं वो देख लें, और नहीं तो मैं जैसा बेहतर ऑप्शन कह रहा हूँ कि आप ये वाला कर लें। अच्छा, अगर आप सेल्फ फाइनेंस या स्पॉन्सर की फीस भर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है, वो इतनी बड़ी रकम है, वो कैश तो नहीं लेके जा सकते। उस सूरत में आपको पे ऑर्डर बनाना होगा या डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, और ये बनाना पड़ेगा डायरेक्टर फाइनेंस एनडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कराची के नाम से। ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाना होगा। तो या फिर आप ऑनलाइन कर दें। तो अब आपने जो है ना भाई, जैसा अगर लेट सपोज ये सोचा कि मैं जो है ना भाई जाके इसको डिपॉजिट बैंक में कराऊंगा, मेरा मशवरा ये कि आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कराएं, लेकिन बहरहाल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और बाज़ लोगों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी लिमिट्स होती हैं, और सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा वो है, तो वो नहीं होगा। तो इसलिए ये मसला होता है, तो बेहतर है कि डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बना के जाके वहाँ पर सबमिट करा दें। आपने ये जो है ना भाई किया, ये आपका जो है ना भाई एक पूरी चालान बन के आया है। ये चालान जब आप लेके जाएंगे तो इसका एक हिस्सा जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपको दे देंगे, और बाकी 2 हिस्से जो हैं वो वो अपने पास रख लेंगे। एक एनडी में जाएगा और एक बैंक के पास रहेगा। तो ये जो है ना भाई आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें यहाँ पर क्लिक करके। ये आपने क्लिक किया, कंट्रोल पी करके, कंट्रोल पी दबाएं, और इस तरह से यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लें। ये आपका प्रिंट हो जाएगा, और ये सेव हो। अच्छा, अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो अपने पास सेव कर लें इधर से, और सेव करने के बाद उसको यूएसबी में डालें, कंप्यूटर वाले के पास जाएं
और जाके जो है ना भाई वो लिख दें। यूँ जो है ना ये आपका काम जो है ना भाई कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जब राउंड 2 आएगा ना बेटा, तो राउंड 2 में ये जो फी वाउचर जब आपका हो जाएगा ना, तो ये वाला जैसे ये इसके कलर चेंज हो गए ना, जैसे ही फी वाउचर सबमिट होता है तो फी डिटेल्स का ये भी जो है ना भाई आपका कलर चेंज हो जाता है। और फिर लास्ट स्टेप होता है एडमिट कार्ड। अच्छा, जो आपका सेकेंड राउंड होगा ना, तो सेकेंड राउंड में ये 5 स्टेप्स आपको नहीं करने, ये तो आपके कंप्लीट है, ठीक है। आपको सिर्फ छठा स्टेप करना है, यानी फी सबमिट करनी है और अपना 7वां स्टेप एडमिट कार्ड निकालना है। यूँ बेटा आपका ये फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा और आप जब ये पूरा काम कर लो तो आप इसको लॉग आउट कर सकते हो। अच्छा, ये हेल्प डेस्क है, कोई इशू आने पर यहाँ क्लिक करोगे, अपनी क्यूरी अपना प्रॉब्लम यहाँ लिखोगे कि भाई ये मुझे मसला है, ये मसला है, तो वो फिर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा कोई टेलीफोन नंबर या किसी और तरीके से इनसे रब्ता करने का तरीक़ाकार नहीं होता। जैसे आप ये कर लो, इसको आप लॉग आउट करो और अपना जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है बस हमेशा याद रखो, ताकि जब भी आपको फॉर्म बनना हो आप इसके थ्रू कर सके, यानी जब भी फॉर्म को देखना हो आप दोबारा से इसको यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के खोल सके। और ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि राउंड 2 जब होगा तो राउंड 2 के लिए भी आप इसी यूज़र आईडी पासवर्ड से अपना फॉर्म ओपन करोगे, फीस सबमिट करोगे उस टाइम, और राउंड 2 की फ़ीस अलग होगी, और जो है ना भाई क्या कहते हैं एडमिट कार्ड निकाल लोगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको पूरी बात क्लियर हुई होगी और आपको वीडियो पूरी समझ आ गई होगी। अब इसी को देख के बेटा फॉर्म भरना, फॉर्म में जल्दबाजी नहीं करना। मैंने मिड मई तक का भरने के लिए कहा था आपसे, और फिर भी कोई बात ना समझ आ रही हो, कोई सवाल हो आपके जहन में, तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जिनको भी एनडी का टेस्ट देना है उसको ये भेजें ताकि उनको ये हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया बेटा।